यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। ठीक है बेटा, चलिए। अच्छा भाई, यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन एक टॉपिक है आपके पास, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जिनमें डेफिनेशंस भी आ जाती हैं बेटा, ये दूसरा टॉपिक है। ये बेसिकली टॉपिक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वाला, इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये जो आपके पास आपका चैप्टर 2 है, ये बेसिकली इस तरह। इसके बाद आपके पास स्पेशल जर्नल्स, ये बेटा आपके पास आपका तीसरा टॉपिक। इसके बाद चौथा टॉपिक आपके पास एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। नेक्स्ट टॉपिक्स इन्वेंटरी। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। उसके बाद बेटा आपके पास बैंक रिकॉन्सिलिएशन बीआरएस बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दो टॉपिक और हैं बेटा, एक आपके पास ड्राफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पार्टनरशिप में प्रॉफिट की एलोकेशन है, वो बाद की बात है। एक टॉपिक क्योंकि क्वेश्चन ऑफ एरर्स है, उसको मैंने सेपरेट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हर टॉपिक है। तो मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। अच्छा, अब जो इस वक्त तक टॉपिक हमारे पास परफॉर्म हो चुके हैं, वो ये भी परफॉर्म हो गए फाइनल। फिर बात को अंडरस्टैंड करें। अब हमारी कोशिश होगी कि मैं पहले तो आपकी रिवीजन क्लास कंप्लीट करूं, उसके बाद मैं एक दिन आपके पास आपको पूरी क्लास 2 घंटे की लेकर उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन के जितने भी पास पेपर के न्यूमेरिकल्स हैं, उनके जो जो सॉल्यूशंस है, जैसे उनको होना चाहिए, वो मैं आपको कहूंगा। आप लोगों का पहला काम ये होगा कि इस क्लास के बाद आपका सिर्फ ये काम होगा कि सारे क्वेश्चंस को रीड्राफ्ट करके आपने असाइनमेंट की शक्ल में अपने नोट्स को कंप्लीट करना। ये क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि जो सॉल्यूशंस आपको प्रेजेंट किए हुए होंगे वो सॉल्यूशंस उतने एक्यूरेट नहीं जितने हमें चाहिए। तो हम इन सारे सॉल्यूशंस को एक्यूरेसी के साथ कि हर क्वेश्चन का हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन हो। यार ये सॉल्यूशन सर फर्स्ट यानी जब हम अपनी रिवीजन में जाएंगे उस वक्त तक बेसिक काम हो जाए। इसका मतलब कि हमारे स्टडी टेक्स्ट के सारे न्यूमेरिकल हो जाएं, हमारे पास पेपर के सारे न्यूमेरिकल हो जाएं, हमारे पास हमारे नोट्स अपडेट हो जाएंगे। यार ये हमारे पास हमारे नोट्स 2 दिन फिर उसके बाद दूंगा कि यार अब तुम्हारे पास हमारा टाइम है, अच्छे तरीके से अपनी असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करके मुझसे चेक करो और उसकी मार्किंग करो। तो उस असाइनमेंट में मैंने आपकी प्रेजेंटेशन देखी, सॉल्यूशंस को देखना, उसको मार्क करो। तो मेरी बात को फॉलो करें। 2 दिन का टाइम अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसके बाद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, इसके ऊपर चले जाएंगे। इसके सारे क्वेश्चन जो पास पेपर्स में आए होंगे वो परफॉर्म करवाऊंगा। परफॉर्म करवाने के बाद आपके लिए फिर इसको लिखो, लिख के मुझे चेक करवाओ। फिर 2 दिन का टाइम बीच में दे दूंगा। इसका मतलब वीक में 2 क्लासेस। स्पेशल जर्नल्स पूरा टॉपिक करवा दिया, उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है उनको आपको दे दूंगा कि बेटा इसको परफॉर्म कर लें। एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स, इससे रिलेटेड आपके पास आप ये कह लें पूरे का पूरा टॉपिक जो है उसको कवर अप कर लेंगे। प्रीवियस फॉर बैड डेट्स, इस तरीके से इसके पूरे क्वेश्चंस अभी जैसे मैं आपको करवाना शुरू करूंगा वो कंप्लीट क्वेश्चंस आपने अपने पास स्टडी टेक्स्ट के पास पेपर्स के अलाइन कर लेंगे। इन्वेंटरी, इसी तरह से भी सारी चीजें आपने उनको अलाइन। सो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो नेक्स्ट 3 वीक्स हैं उनके बीच में 1 2 3 यहां तक पहुंचे। कमिंग 3 वीक्स में जी बेटा सर इनकी भी जो आप करवाएंगे उसकी भी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर मैं कह रहा हूँ कि जो आपने टॉपिक्स लिखवाया ना, इनकी आप रिवीजन करवाएंगे तो इनकी भी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। चलिए यहाँ ध्यान करें सारे लोग। जी ये बात समझ में आ रही है बेटा? रिकॉर्डिंग एरर है? योर रिकॉर्डिंग इशू नहीं, एरर नहीं है बेटा रिकॉर्डिंग में। शायद उसकी आवाज मुझे क्लियर नहीं हो रही। यार मेरी आवाज तुम्हें सही आ रही है? यस सर, आपकी आवाज तो आ रही है। कोई कायनात बेटा? यस सर।
इसका मतलब किसी की आवाज नहीं। सर आपके सिस्टम की का वॉल्यूम कम होगा। सबकी आवाज कट रही है, इसका मतलब कि मेरे नेट में इशू है। बेटा मुझे सिर्फ ये बताओ कि मेरी आवाज कट तो नहीं रही आपके पास? चैट में लिख के भेज दो बेटा, वीडियो और आवाज कट तो नहीं रही, मुझे चैट में लिख कर भेज दो। सर मेरी आवाज आ रही है? जो टॉपिक्स आपने लिखवाए हैं कि रिकॉर्डिंग भी करेंगे रिवीजन क्लास में? डेफिनेटली रिकॉर्डिंग में क्या बेटा लिखा हुआ है? बोलो, पढ़ो इसको मुझे। हाँ, अगर तो आपके पास आपका गुजारा हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं बेटा। लेट मी कंटिन्यू। ठीक है बेटा, सिस्टम का वॉल्यूम ठीक है? चैट पे जवाब दो बेटा। बस ठीक है। अगर ये आपकी ऑडियो और जो आपके पास आपकी वीडियो अगर आपकी क्लियर है तो इसको जाने दो क्लास को, ठीक है? मैं इसको चेक कर लेता हूँ इशू क्या आया हुआ। अच्छा भाई, अब यहां देखिएगा बेटा प्लीज, ये जो आपके पास आपकी क्लासेस हैं, एक दिन क्लास लूंगा, 2 दिन के लिए आपको फ्री कर दूंगा। 2 दिन के बीच में आपने इसको परफॉर्म करना। जब बेसिक काम सारा हो जाएगा, इसको करने का पर्पस सिर्फ ये है कि जो सॉल्यूशन है हम उनको वैसे बनाएं जैसे हमारे पास सॉल्यूशन है। हम इस सॉल्यूशन को कहीं से कॉपी करते हुए ना करें। सारे सॉल्यूशन हमारे अपने हाथ से बने हुए, हमारे नोट्स कंप्लीट हो। तो मेरी बात को फॉलो करें। जब आपका ये काम यहां तक डन हो गया इन्वेंटरी तक, उसके बाद बेटा प्रॉपर्टी प्लान, इक्विपमेंट और बीआरएस है। इंशाल्लाह जो आगे वाले आपके पास आपकी वीक्स हैं जिसमें हम अपनी रिवीजन प्लान करेंगे, इसको प्रॉपर रिवाइज करेंगे क्योंकि उसमें तो करना ही रिवीजन है। तो फिर हम उल्ट चलेंगे, हम अपनी रिवीजन यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये वाले भी आपके पास आप देखेंगे टॉपिक रिवीजन में सबसे पहले है, इनको आप लोग क्लियर करके आगे चलना चाहिए। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है? सो सर जब ये सारी चीजें कंक्लूड हो जाएंगी तो उसके बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ड्राफ्टिंग जो है, उसका हर क्वेश्चन मैं आपको खुद परफॉर्म करवाऊंगा। जो पास पेपर का न्यूमेरिकल है उसको खुद परफॉर्म करवाऊंगा। उसकी स्टैंडर्डाइज जो आपके पास आपकी आप ये कह लें कि जो प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको दूंगा। मैं पेजेस के ऊपर उसको अटेम्प्ट करके आपको दिखाऊंगा कि आपने वर्किंग कैसे बनानी है, बाकी चीजें कैसे होंगी। वो जो पेज है वो मैं सीएल्स की तरफ फॉरवर्ड कर दूंगा, जो उसकी पिक्चर लेके ग्रुप के ऊपर दे दें। वो जो पेजेस आपके पास है वो आपके पास यहाँ पे फोटोकॉपी के पास लिखवा दूंगा। आप उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को, स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशंस को अपने पास ले लें और आपके पास आपकी प्रेजेंटेशन और बाकी चीजें आपके पास मैच हो जाएंगी। एडजस्टमेंट समझाऊंगा कैसे कैसे परफॉर्म करना है, 3-4 न्यूमेरिकल बोर्ड पे भी करके दिखाऊंगा, ऐसे सॉल्व होते हैं, ठीक है? फिर उनके आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड जो आपके पास आपकी प्रेजेंटेशन हो। मुझे नोट्स चाहिए, पास पेपर का हुआ एक क्वेश्चन मुझे पूरी असाइनमेंट्स की शक्ल में चाहिए सारे लोगों को। ये मेरी ख्वाहिश है कि आप इन क्वेश्चंस को रादर देन कि जब आप परफॉर्म करने के लिए आए तो आप इनको बजाय इसके कि घर में बैठ के परफॉर्म करें, यहाँ पर बैठ के परफॉर्म। बट इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपको मुनासिब लगता है कि आप घर में बैठ के इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मेरा मकसद काम करवाना है, वो करें। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। सो लाइक दिस हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि इसके बीच में आपके पास आप ये कहेंगे रेगुलर डेज में भी और जो आपके पास आपका रिवीजन क्लास है उसकी कनेक्शन साथ साथ रहे। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है? जहां इश्यूज आते हैं 2 to 4 का टाइम आपको तो आपके पास अवेलेबल होगा। इसमें मैं यहीं पर बैठूंगा, यानी जो बाकी जो फ्री डेज हैं जिसमें मैंने रिवीजन क्लास की उसमें तो आपकी क्लास हो जाएगी, तो आपके पास जो अगला दिन है मैं फ्री हूं, मैं बैठा हूं, मैं इस रूम में बैठा हूं, मैं नीचे बैठा हूं, जहां पर भी आप मुझे ट्रेस आउट करते हैं मुझे ट्रेस आउट करें। मुझसे टाइम लेने कैसा आया, हम हमसे पढ़ना सर इतने बजे आएंगे सर, हमारी 3 बजे बीएन की क्लास खत्म होती है, तो ना हम सर आपके पास 3 बजे आ जाए तो मैं आपको बता दूंगा बेटा इधर ऊपर रूम में आ जाना या नीचे मेरे रूम में आ जाना, वहां पे बैठ के मुझसे सो अपने क्यूरीज को साथ अगला कर। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है? इज इट क्लियर हो? ठीक है। तो आपने अपनी सारी चीजों को अलाइन कर लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है फ्लैंडर वाला, एक तो है कि मेरिट पे क्वेश्चन को सॉल्व करो, मेरिट पे क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक सॉल्व करो, हो जाएगा। उसने जो क्वेश्चन अपने पास अपने सॉल्यूशन में दिया हुआ है
वो बेसिकली ये है कि उससे एक स्टेटमेंट बीच में मिस हो गया। वो स्टेटमेंट क्या मिस हुई है? वो बेसिकली ये थी कि ड्यूरिंग ईयर एंडेड 30th June 2013, bad debts recovered ₹600 and included in cash collected from receipt. You got it? अब अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो ड्यूरिंग ईयर एंडेड 30 June 2013, bad debts recovered ₹600 and included in cash collected from receivables. जो cash collected from receivables उनमें included. So इसका मतलब कि आपने वो जो दूसरी एंट्री थी वो तो कर ली, जो receivables to cash वाली थी, सॉरी cash to receivables वाली थी, लेकिन पहली एंट्री आपने परफॉर्म नहीं की, जो आपके पास जिसमें receivables को डेबिट करना था और bad debts को क्रेडिट करना था। जब bad debts रिकवर्ड होते थे तो bad debts रिकवरी के बीच में मैंने इसकी इंटरेस्ट परफॉर्म की थी bad debts रिकवरी। तो bad debts रिकवर्ड के बीच में आपके पास आपकी पहला मेथड ये था कि आप क्या करें, डेब्टर्स को रीइंस्टेट करें। पहले रिवर्सल एंट्री परफॉर्म करें जिसमें रिसीवेबल्स को डेबिट करके बैड डेब्ट्स को क्रेडिट करें, फिर अगली एंट्री के बीच में कैश को डेबिट करके रिसीवेबल्स को क्रेडिट करें। इसने सेकंड एंट्री तो परफॉर्म की भी है, पहले नहीं की, वो मिसिंग थी। तो आपने उस मिसिंग एंट्री को बीच में परफॉर्म करना था जिसमें आपने बैड डेब्ट्स को क्रेडिट कर देना था और रिसीवेबल्स को डेबिट कर देना था। तो जब आप रिसीवेबल्स को डेबिट करेंगे तो ये जो 600 है ये रिसीवेबल्स के अकाउंट की डेबिट साइड पर मेंशन हो जाएगी और बैड डेब्ट्स के अकाउंट की क्रेडिट साइड पर मेंशन। आप करने की जरूरत तो नहीं। सो बेसिकली ये मिसिंग था बीच में से, ठीक है। दूसरी बात, अब ये तो वो क्वेश्चन था जो हमने देखा हुआ था, जिसका सॉल्यूशन हमने देखा हुआ था, टीचर से डिस्कस हो गया, हमने इसको परफॉर्म कर लिया। बट जब आप पेपर में होंगे तो उस वक्त तो आपके आगे सॉल्यूशन नहीं होगा ना बेटा, तो आप इसको मेरिट पे अटेम्प्ट करें। मेरिट पर क्या था, कोई इशू वाली बात नहीं, कोई बैड डेब्ट्स रिकवर्ड नहीं, आपको 5% का जनरल अलाउंस लेना है। बेटे मेरी बात को फॉलो करें, पहले साल के बीच में आपके पास स्टार्टिंग जहां से आपके पास प्रोविजन का हुआ 2500 था, क्लोजिंग 4600 था, फाइन भी कोई इशू नहीं। बेटे ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे यही 4600 आपके पास ब्रॉट डाउन हो गया अगले साल में, इस साल में। अब जब मैं अपने पास अपने डेब्टर का अकाउंट बनाऊंगा, रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाऊंगा, तो क्लोजिंग बैलेंस 79400 आ जाएगा। 79400 पे 5% अप्लाई करो, क्लोजिंग प्रोविजन बनाओ। तो 630 से प्रोविजन डिक्रीज करते हैं, वही 630 उठा के अपने पास अपने बैड डेब्ट की क्रेडिट पे लिख दो। 1310 या कुछ इस तरह से कुछ फिगर आपके पास होगी जो आपके पास आप ये कह लें कि आपने उठाकर अपने 1370, तो 1370 को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देना। अगर किसी का आंसर प्रॉफिट एंड लॉस का 1370 है तो एक्यूरेट आंसर, बिल्कुल एक्यूरेट, कोई मसला नहीं, आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन किया। ये तो आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, तो इंफॉर्मेशन जब चेंज हुई तो उसको चेंज कर लें। तो उस क्वेश्चन को क्वालिफाई करना हो तो ये बीच में स्टेटमेंट लिखनी है, और अगर इसको नहीं लिखना स्टेटमेंट को तो फिर जो आपका सॉल्यूशन है वो उसमें कोई इशू। बेटे मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ये जितने भी इस तरह के पॉइंट्स हैं इनको इमीडिएटली मुझसे डिस्कस करो, रादर देन कि ये हम बता रहे मुझे बताओ सर ये नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक चीज और है जिसकी तरफ से मैं आपको सख्ती से रोकूंगा कि जो आपके पास आपकी बुक्स हैं, जो मुख्तलिफ आपके पास आपकी प्रैक्टिस बुक्स आपको मिलती हैं, उनमें क्वेश्चन जरूर लो, उनके सॉल्यूशंस नहीं है। सजेस्टेड आंसर्स एग्जामिनर के आंसर्स नहीं, जो आईकैप की तरफ से भी आते हैं वो एग्जामिनर के आंसर्स नहीं। सो आप इसीलिए उसने अपना डिस्क्लेमर दिया में, डिस्क्लेमर क्या उसका, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व था, तुम पास नहीं हुए, मैं जिम्मेदार नहीं।
ये क्वेश्चन किसी और तरीके से सॉल्व हो सकता है, मैं जिम्मेदार नहीं। कहता है मैंने ये सॉल्यूशन तुम्हें सिर्फ इसलिए दिया गाइडलाइन पर्पस। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके पास वही सॉल्यूशन है जो पेपर में आपके एग्जामिनर के पास, मार्कर के पास। तो मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। हमने इन सारी चीजों को एक ट्रैक में रखना है, अपने सारे सॉल्यूशन की तरफ प्रिपेयर कर लेने हैं। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आपके पास आपके क्वेश्चन में किस किस लेवल तक आपने जाना है, किन किन चीजों को आपने टच करना है। बेटा क्लियर है? क्यों परेशान हो, नहीं समझ में आ रही मेरी बात? पक्की बात है? श्योर? ठीक, चलो यहाँ तक ठीक है बेटा। तो आगे वाली क्लासेस को मुझे खुद लीड करने दो, मेरे ख्याल में मैं खुद लीड करता हूँ और इन चीजों को वैसे लेकर चलते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। आज के दिन में नेट का मेरे ख्याल में मेरे एंड पर इशू है, क्योंकि यहाँ से आपके पास अगर उनकी आवाज मुझे प्रॉपर्ली नहीं आ रही, अल्लाह करे कि मेरी आवाज प्रॉपर्ली जा रही है, ठीक है बेटा। जो लोग ऑनलाइन है, आपको जो भी इशू हो आप मुझे चैट पर आप बताएंगे, चैट पे मुझे बता दें, मैं उसको उसी वक्त रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। वो बन नहीं रहा बेटा रिसीवेबल अकाउंट। नहीं मतलब सर उसमें समझ नहीं, बस भ्रांति रॉ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं एक्चुअली आपके पास उसमें ना तो इसमें कैरी डाउन बैलेंस है दोनों का, बस उसने सिर्फ आपको बैलेंस दिया हुआ, उसने ये नहीं बताया क्रेडिट सेल कितनी है। तो डेफिनेटली आपके पास क्रेडिट सेल की इंफॉर्मेशन नहीं है, कलेक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप नहीं बना सकते रिसीवेबल का। और रिसीवेबल के अकाउंट को बनाने का मकसद ये होता है कि क्लोजिंग बैलेंस मिल जाए। तो उसने क्लोजिंग बैलेंस आपको खुद दे दिया, इसलिए आपको रिसीवेबल अकाउंट को बनाने की पर्पस नहीं है, ठीक है। इसीलिए उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी। अच्छा बेटा, वो जो 4 क्वेश्चन आपको दिए थे, अगर वो कुछ बेहतर हो चुके हैं तो आगे चलते हैं। आज हमारे पास आप ये कहेंगे इसको फाइनल टचेस देते हैं, लास्ट इसका आपके पास सबका मामला। सो लेट मी स्टार्ट। जी बेटा, एस्टिमेटेड बैटर्स प्रूव है ना बेटा? बेटा जब आप प्रूवियन भी करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपके पास सबका मामला क्या होता है? उसमें आप बैटर्स के एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और प्रूवियन को क्रेडिट करते हैं। तो आपके पास एस्टिमेटेड बैटर्स हो या एक्चुअल बैटर्स हो, उन्होंने आप ये कह लें कि बैटर्स के अकाउंट में आना है, ठीक है। हाँ, एस्टिमेटेड बैटर्स को अगर वो डायरेक्टली रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर रहे तो फिर गलत है, फिर गलत है। कि जो एस्टिमेटेड बैटर्स हैं, कुछ क्वेश्चन कौन सा बेटा? क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है बेटा, बताओ मुझे। क्वेश्चन 3 बोलो बेटा, मैं इसको बोर्ड पे ले आता हूँ। जी नेल्सन वाला जी, पेज नंबर बताओ बेटा। डबल 29 ये वाला बेटा। हाँ मेरे पास दिस वन नहीं, ये वाला। अच्छा यहाँ पर वो कहते हैं कि credit receivables at the end of year before adjusting for any bad debts. So estimated bad debts accounts in liquidation 1860 1020 6020, ठीक है। So ये जो इसने यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ एस्टिमेटेड बैड डेट्स, आप गोला मारें इसको, लिख दें एक्चुअल बैड डेट्स। ये क्या है इसके बारे में बाद में बात करते हैं, आज के लेक्चर में बात हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल सॉल्यूशन के लिए समझ लो एक्चुअल बैड डेट्स। अब ठीक हो गया? नहीं बेटा, डाउटफुल डेट्स का या प्रूवियन का जो कैरी डाउन होता है उसको हमेशा आपने रिसीवेबल्स के क्लोजिंग बैलेंस में से माइनस करना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और जो बैड डेट एक्सपेंस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है।
मेरी बात को बेटा फॉलो करें, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन आपको प्रॉफिट एंड लॉस की और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बना के दे देता हूं, ठीक है। तो उससे आपके पास आपकी चीजें जो ऑनलाइन होती हैं। पिक्चर ले लो बेटा, इसकी पिक्चर ले लो बेटा ऑनलाइन वाले। पिक्चर हो गया बेटा? चलें, यहां देखिएगा प्लीज, इधर बेटा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पहली बात जो आपके पास आपका प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन तो बहुत सिंपल, ठीक है। पहली बात, इनको हमने क्या लेना है? एक्चुअल बैड डेट्स, नॉट एस्टिमेट, ठीक है। इफ दीज आर एक्चुअल बैड डेट्स, अब मुझे रिसीवेबल के अकाउंट को बनाने की जरूरत नहीं, बैड डेट का अकाउंट बना लो और उसके साथ साथ अपने पास प्रोविजन का अकाउंट बनाओ अलाउंस का। अब बेटा पहली बात, आपका बैड डेट्स का एक्सपेंस, इसमें एक्चुअल बैड डेट्स ले लें फर्स्ट ईयर के लिए बेटा, सेकंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर। सो एक्चुअल बैड डेट्स 2010 वाला जो है, इसमें आपके पास रिसीवेबल से 1860, ठीक है बेटा। आप प्रोविजन पे आ जाए, प्रोविजन वाले अकाउंट में सबसे पहले बेटा ये देखो ड्रॉडाउन क्या था इसका, 10,000। सो 2010 ब्रॉट डाउन 10,000 बेटा, ठीक है। अब उसके बाद कैरी डाउन पे आना है। आप कैरी डाउन के लिए क्या करो बेटा, जाहिर बात है ये अभी बैड डेट्स आपके पास राइट ऑफ नहीं हुए, बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ। तो अब क्या करें, 1,96,860 में से 1860 को माइनस कर लें, पीछे आपके पास 195,000 बचेगा। तो 195,000 का 5% 97, ठीक है। इसका मतलब बैड डेट्स में 250। अब बेटा यहाँ पे प्रोविजन से 250 आ गया और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बेटा, 16 कंप्लीटेड। पहला साल कंप्लीटेड बेटा। नाउ यही जो बैलेंस है 9750 का, ये ब्रॉट डाउन हो गया। क्लियर है? अब कैरी डाउन अगेन मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा यार 1,51,020 है, तो पहले तो इसमें से बैड डेट्स माइनस करो। रिसीवेबल्स आपके पास 1020, पीछे 1,50,000, तो 1,50,000 का 6%, 9,000। इसका मतलब अगेन बैड डेट्स में 750। तो बेटा प्रोविजन 750, प्रॉफिट एंड लॉस 27, ये भी कंक्लूड हो गया बेटा। क्लियर है बेटा? अब यही 9,000 अगले साल में ब्रॉट डाउन आ गया। अब नेक्स्ट ईयर में रिसीवेबल से 6020, इसका मतलब 2,10,000 का 7.5%, 15,000, ठीक हो गया बेटा। इसका मतलब बैड डेट्स में 6,750, ठीक हो गया बेटा। अब प्रोविजन से 6,750, सो प्रॉफिट एंड लॉस में 12,770। You got it?
ठीक है बेटा? यस सर। अब यहाँ देखिए आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ईयर आपके पास 2010, 2011, 2012। इसमें बैड डेट्स के एक्सपेंस, ये एक्सपेंस जो ये लिखा हुआ है 1610, 270 और 12,000, ये वो एक्सपेंस है जो आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस हो। ठीक है बेटा? ठीक है। अब बेटा यहां देखना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है बेटा? अब इसमें क्या देखना बेटा, ग्रॉस रिसीवेबल्स, लेस प्रोविजन इज इक्वल टू नेट रिसीवेबल्स। तो बात समझ में आ रही है? नाउ ग्रॉस रिसीवेबल्स 1,95,000, और भाई 1,95,000 क्यों? क्योंकि 1020 के एडिशनल बैड डेट्स उनको निकालो इसमें से। 1,50,000, why 1,50,000? क्योंकि 1020 के एडिशनल बैड डेट्स से निकालने हैं। 2,10,000, why 2,10,000? क्योंकि 6,020 के अभी तक बैड डेट्स राइट ऑफ नहीं हुए, ये वही एडिशनल बैड डेट्स है जिनको माइनस। अब उसके बाद यहाँ जो क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन का कितना था, तो 9,750 उसमें से माइनस। अगले साल में क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 9,000, वो इसमें से माइनस। उससे अगले साल में क्लोजिंग बैलेंस 15,000। क्लियर है? सो यहाँ पे 185, 250, सॉरी बेटा यहाँ पे लिखना मेरे लिए मुश्किल है, पता नहीं आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा। इधर बेटा 141,000, इधर 194। हाँ समझ लगी बात? जी बेटा, प्रोविजन का क्रेडिट आपके पास आप देखें कि ये बैलेंस क्रेडिट साइड पर आ ही नहीं सकता। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास शिफ्ट कर दी जाएगी। ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? क्या बेटा? बेटा क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं समझ में आया, या आपके पास आपकी ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं समझ में आई, या ये वाली कैलकुलेशन नहीं समझ में आई? बेटा ये देखो आपके पास, बेटा इधर देखो, कंसेप्चुअली देखो। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि यार ये 250 मैंने माइनस क्यों किया है? जब मेरे बैड डेट्स 1860 के हो चुके थे तो 250 माइनस क्यों किया? जब मेरे बैड डेट्स 1020 के हो चुके थे तो 250 माइनस क्यों किया? सॉरी 750 माइनस क्यों किया? वाई? इधर पुत्रो, इधर सारे लोग ध्यान दो। एक्चुअली ये चीज चल रही है सक्सेशन, कंटिन्यूशन। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। अब जरा यहां वो इस तरह से था, यहां से समझ में आएगा। आपने 9,750 की प्रोविजन दी, आपने कहा जी 9,750 मेरी ये एस्टिमेशन है कितने बैड डेट्स। और एक बात समझो,
ये वो बैड डेट्स हैं, ये वो बैड डेट्स हैं जो आपके पास आपके पिछले साल से रिलेटेड, आपने इनसे रिलेटेड अपने पास अपनी चीजों को अलाइन कर लिया, इनसे रिलेटेड जो एक्सपेंस पिछले साल में चार्ज होना था कर दिया। अब एक्सपेंस 2 दफा नहीं चार्ज हो सकता। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, समझाता हूं। मिसाल के तौर पे आपने अपने बाइक को ठीक करवाना, खराब हो गया, अपने बाइक को ठीक करवाना, आपने कहा यार इस तरह करो कि मेरी पॉकेट मनी में से 2000 को मुझे ना इसके लिए प्रोविजन बना। ये एक्सपेंस बाइक पे हो गया, मैं पैसे आपके पास पड़े हुए थे, बेटे मेरी बात को फॉलो करें, आपके पास पैसे पड़े हुए थे और उसके बीच में से पॉकेट मनी आपके पास घर वालों ने भेजी थी, बाइक आपके पास है, थोड़ा सा हॉस्टल दूर था, आप बाइक पे आते जाते थे, तो बाइक आपने रखा हुआ था, कुछ खराबी होगी, आपने ना पॉकेट मनी में से 2000 सेट असाइड किया, आपने कहा यार ये जो 2000 मैंने ये इस बाइक की रिपेयर की। बेटे मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, क्लियर है या नहीं? अच्छा बेटा, अब जो 2000 आपने सेट असाइड कर दी, इनको आपने एक्सपेंस चार्ज कर दिया। आपने कहा क्योंकि बाइक इस महीने में खराब हुआ था, एक्सपेंस इसी महीने। ये क्या है? ये एस्टिमेशन। अभी एक्चुअल नहीं हुआ, अभी एक्चुअली आपके पास मैकेनिक ने आपको बिल दिया नहीं, अभी जस्ट आपने अपनी एस्टिमेशन की है। तो बेटा अभी आपने पैसे दिए तो नहीं, आप अपने पास अपने रिपेयर के एक्सपेंस को डेबिट कर लेंगे 2000, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे और प्रोविजन फॉर रिपेयर्स 2000 से क्रेडिट, like a liability. We are going to pay this 2000 rupee to the mechanic. उधर जिसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, कौन था बेटा? आप ये चीज यहां तक समझ में है, प्रोविजन को साइड पे कर दो, प्रोविजन बाद में समझ में। अच्छा आप मुझे बताओ कि जब तुम बाइक को रिपेयर करवाओगे तो क्या एग्जैक्टली 2000 ही दोगे मैकेनिक? दो प्रपोजिशन हो सकती है, कम पैसे भी हो सकते हैं, ज्यादा भी। और मेरे दोस्त की गाड़ी का एसी खराब हो गया, वो जनाब एक मैकेनिक के पास गया, दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, तो पहले ने कहा आज का कंप्रेसर चेंज होगा, बाकी काम होगा, तो उसके ऊपर 16,000 खर्च होगा। दूसरे के पास गया, उसने कहा इसके ऊपर 30,000 रुपये खर्च। तीसरे के पास गया, उसने कहा जी कम से कम 15,000 रुपये खर्च होगा, लेकिन कम से कम ज्यादा का मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। तो मुझे कहता है मशवरा दे क्या करूं? मैंने कहा जो कह रहा है ना 16,000 रुपये लगेंगे, उसके पास ठीक है मैं चला गया। अच्छा जब वो उसके पास गया तो दूसरे दिन हंसा मैंने व्यवसाय, मैंने कहा क्या? कहता वो खान साहब थे, सुबह सवेरे मैं उनकी शॉप पे पहुंचा, तो मैं जल्दी चला गया, तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा आप किधर है? कहते यार मैं सोया हूँ। खैर वो आए, थे कोई अच्छे मूड में, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप उसको क्यों ठीक करवाते हैं, क्यों चेंज करवाते हैं? कहता मैं इसी को ठीक कर दूंगा। कर दो ठीक। कहता आपकी इमेजिनेशन है। मैंने उसको 500 रुपए की मजदूरी दी, उसने उसका कंप्रेसर साफ कर दिया, करके उसको किया, वो ठीक हो गया। सो उसने सेट असाइड कितना किया था? 15,000। कुछ हो उसके ऑयल भरा, गैस भरा, डाल के 5,000 रुपए का टोटल, तो 5,000 पे किया, 5,000 में वो चीज ठीक होगी। इसका मतलब कि जो प्रोविजन थी वो ज्यादा थी और जो एक्चुअल एक्सपेंस वो कम। अब क्या करूं? अगर आप देखेंगे तो ये दोबारा से मेरी इनकम नहीं बन गई। अच्छा पहली बात मुझे बताओ, मैंने वो जो एक्सपेंस दिया था गलत दिया था? मुझे बताओ कि मैंने 16,000 रुपए सेट असाइड किए थे, गलत किए थे? मैं एक के पास गया, दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, मैंने अपनी पूरी रेकी कर ली। अब मेरे अपनी सारी कैलकुलेशन के मुताबिक इस एसी की रिपेयर पर 16,000 खर्च होने थे। इट इज अ रिलायबल एस्टिमेट। क्या मैं 16,000 रुपए को निकाल कर अपना एक्सपेंस बना लो?
बेटा मेरी बात को फॉलो करें, बना लिया। लेकिन जब एक्चुअल एक्सपेंस आया तो 15,000 का और 5,000 का है, 10,000 रुपए बच गए। अब मेरी बात को फॉलो करें तो 10,000 रुपीज की वापस इनकम। इसको बोलते हैं प्रोविजन नो मोर रिक्वायर्ड। इसको बेटा क्या बोलते हैं? प्रोविजन नो मोर रिक्वायर्ड। आपने पूछा था ना सर कि उसका बैलेंस डेबिट आ जाए, नहीं, क्या आ जाएगा? प्रोविजन नो मोर रिक्वायर्ड। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, खत्म, वापस रिवर्स। बेटा क्लियर है? अच्छा, अब उसने ठीक करवाना शुरू किया। जब बिल बना तो उसने कहा जी 16,500 में दे दीजिए। हमने कहा यार तुमने तो 16,000 के थे, 16,500। कहते सर 16,000 की एक एस्टिमेशन थी, तो उसी के अराउंड ही रहना, अब इतने भी तो कंजूस ना बने ना। 16,500 बन गए तो क्या हो गया? 500 रुपए और दे। इसका मतलब अगर 500 रुपए और लग गए तो मैं क्या करूंगा? एक्सपेंस को बढ़ा दूंगा। अब मेरी बात को, अब लंडे से तो रहा ना, वोटा का बिल था, मैंने एस्टिमेट किया यार इसका 10,000 रुपए का बिल आएगा, ज्यादा आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 13, मैं क्या करूं? इसका मतलब जो प्रोविजन रखी थी उससे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं तो और एक्सपेंस करो। ये बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर और नॉट? अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है वन टाइम, एक चीज के लिए प्रोविजन ली, खत्म हो गई। बैड डेट का मसला ये कंटिन्यूस है, इस साल में भी चलेगा, अगले में भी, उससे अगले में भी, उससे अगले में, ये काम सीक्वेंस में चलता रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा इसको ब्रेक करो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1020 के जो बैड डेट्स हुए हैं, इन बैड डेट्स में वो बैड डेट्स भी शामिल थे जो पिछले, जिनकी प्रोविजन नहीं। आप अपनी बात को बेटा समझ गए? तो पहले ये तो देख लें यार कि कितने वो थे जो पिछले साल से रेलेवेंट थे, कितने वो हैं जो इस साल से रेलेवेंट। तो चलो कुछ फिक्र मुझे खुद ही बता दो, कितना 1020 में कितने बैड डेट्स वो थे जो पिछले साल से थे? 500 के कर। अब एक बात सोचो, तो बैड डेट्स 500 क्यों हुए? प्रोविजन तुमने 9,750 की ली हुई है। प्रोविजन तुमने 9,750 की ली हुई है, बैड डेट्स 500 क्यों हुए? इसका मतलब पुरानी प्रोविजन को खत्म कर दूं, बिल्कुल वैसे जैसे बाइक वाला था, बिल्कुल वैसे जैसे एसी वाली थी। इसका मतलब कि अगर मैंने 9,750 की प्रोविजन ली हुई है, ये वो एक्सपेक्टेड बैड डेट्स हैं जो मेरे ध्यान में, लेकिन एक्चुअल बैड डेट्स 500 क्यों? यानी इस 1020 में 500 उनसे ले लो। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। तो इसका मतलब मुझे क्या करना कि 9,750 में से चलो 500 तो कंज्यूम हो गए, बाकी 9,250 को मुझे क्या बनाना चाहिए? इनकम। समझ लगी बात? क्या नहीं? तो पिछला मामला तो खत्म कर दिया। अब बिल्कुल वैसे ही अगली प्रोविजन के बारे में सोचो, अगली प्रोविजन के बारे में सोचो यार। अगर 1020 में से 500, 1020 में से 500 जो हैं वो पिछले साल के थे, तो पिछले साल में एक्सपेंस में लिख चुके हैं ना, दोबारा तो ना लिखें। हाँ ये जरूर है कि पिछले साल से रिलेटेड 9,250 को मुझे अपनी बेटर इनकम बनाना चाहिए। बेटा यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है? इस साल में करंट ईयर में 520 का बैड डेट वो हुआ जो इसी साल से रिलेटेड था, तो बेटा इसको एक्सपेंस बनना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं? उसके अलावा क्या चाहता हूं? ये चाहता हूं कि 9,000 रुपए की प्रोविजन भी और लूं जो मेरे एक्सपेक्टेड बैड डेट्स के 520 के हो गए, और मेरे ख्याल के मुताबिक 9,000 के बैड डेट्स और होंगे।
तो मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका मतलब कि फिर 520 का एक्सपेंस हो गया और 9000 का एक्सपेंस में और एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो इसको भी एक्सपेंस होना चाहिए और 9000 को भी एक्सपेंस होना चाहिए। इसका मतलब 9520 का एक्सपेंस लेना चाहिए इस साल में। 520 एक्सपेंस हो चुका, 9000 और मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरी एस्टिमेशन है कि 9000 का एक्सपेंस और होगा। तो टोटल एक्सपेंस इस साल का कितना है? 9520। इस साल में इनकम कितनी? 9250। चलो दोनों को ऑफसेट करो। अगर 9520 के एक्सपेंस में से 9250 की इनकम को माइनस कर लूं तो नेट एक्सपेंस कितना आता है? अब हमें इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत है? हम कहते हैं यार छोड़ो सारे काम, क्योंकि कंटिन्यूस है, तो जो बैटर्स हुए उनको बैटर्स के अकाउंट में लिखो। बस इतनी बात देखो कि पुरानी प्रोविजन क्या थी, अब क्या चाहिए, पुरानी क्या थी, अब क्या चाहिए। अगर आपके पास ये प्रोविजन कम है तो जितना डिफरेंस है उसको बैटर के अकाउंट में क्रेडिट कर दो। अगर ये आपके पास ज्यादा चाहिए तो जितना डिफरेंस है उसको बैटर के अकाउंट में डेबिट करो। चीजें खुद ब खुद बेटे, बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, वो लॉजिक ये। बेटे मेरी बात समझ में आ रही है नहीं यार? सो सॉल्यूशन कैसे करना है? क्वाइट सिंपल यार। जितने भी एक्चुअल बैटर्स हैं, फर्दर बैटर्स हैं, बैटर के अकाउंट की डेबिट पे लिखते जाओ। उधर से प्रोविजन का अकाउंट बना लो। ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन को चेक करो यार, कम है या ज्यादा है। जो डिफरेंस है उसको उठा के कहां ले जाओ? बैटर के एक्सपेंस अकाउंट में। खुद ब खुद बैटर का अकाउंट लगाएंगे। बेटे मेरी बात को समझ रहे हैं? ये बात क्लियर है या नहीं? अगली बात यार, प्रॉफिट एंड लॉस तो समझ में आ गया। अब ये इसी तरह से सीक्वेंस में सबको देख लो, सब समझ में। अगर आप इसको इसके साथ अलाइन ना भी कर सकें तो एटलीस्ट कभी कभी तसल्ली हो जाती है यार, प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर आती है ऐसे। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यार रिसीवेबल पड़े हुए कितने हैं? जो पड़े हुए, जो तो बैटर्स हो गए वो हो गए ना बेटा। पड़े हुए रिसीवेबल्स कितने हैं? कहता है यार 195,000। एक्सपेक्टेशन क्या है कि इनमें से कितने पैसे नहीं मिलेंगे? 9,750 नहीं मिलेंगे। सो प्रूडेंस क्या कहता है? एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। जब तुम जानते हो कि 9,750 तुम्हारी एस्टिमेशन, बेस्ट रिलायबल एस्टिमेट तुम्हें ये बात बता रहा है कि 9,750 नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो कॉन्ट्रा एसेट बनाओ और अपने रिसीवेबल में से माइनस कर लो। चीजें आसान। हम लोगों ने पहले ही माइनस कर दिया। क्या? 196 में से हम लोगों ने 196 में से 5% माइनस कर दिया रिसीवेबल्स में से। नहीं माइनस कर। सर हम लोगों ने पहले हमारे रिसीवेबल से माइनस किया था ना? नहीं नहीं, हमने कैलकुलेशन की है और इसको अलग से एंट्री ये नहीं थी। फिर तो ये जो 195 है और 196 है, तो ये 195 कैसा है? बेटा इसमें से 1020 को 1860 को माइनस किया है। ये एडिशनल बैटर्स है, ये एडिशनल बैटर्स को माइनस किया, अभी तक प्रोविजन को माइनस नहीं किया। हमने एडिशनल बैटर्स को तो माइनस किया है, प्रोविजन को माइनस नहीं किया। हमने 1,96,860 की फिगर है, उसमें से 1860 को उसमें मुझे एडिशनल बैटर्स दिए, वो माइनस किया। अब वो आ गए 195,000। इसके बाद मैं ये कहता हूं कि अभी मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि एक्सपेक्टेडली 9,750 और मुझे नहीं मिलेगा। तो प्रूडेंस क्या कहता है कि एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नेट दो 1,85,250। हालांकि डेटर्स इस वक्त उनका टोटल तुम्हारे पास 195 है, लेकिन प्रूडेंस की वजह से आपने इसको क्या कर दिया? कम कर दिया। क्या? चलो मैंने 1,95,000 लेने और बैड भी हो गए ना तो 185,250 मिलेंगे। ऑल्दो कि मेरे रिसीवेबल का टोटल बैलेंस 151 है और बैटर्स भी हुए ना तो 141 मिलेगा। ऑल्दो कि मेरे पास 2,10,000 का रिसीवेबल का बैलेंस है, बैटर्स भी हुए ना तो 194,250 मिलेगा। तो मैं प्रूडेंट हो गया, मैंने एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं किया।
बल्कि एसेट्स को अलाइन करो। और सुनना, प्रूडेंस का कंसेप्ट ये नहीं है एसेट्स शुड बी अंडरस्टैंडेड, खबरदार, नॉट ऑफ। इसका मतलब जहां पर एसेट आ सकता है वहां पे जरूर लिखो, जो उसकी रियल वैल्यू है वो जरूर दे देना, लेकिन ज्यादा ना लिखो। बेटा क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? कोई मसला तो नहीं पुत्रो? तो ये आपके पास इससे रिलेटेड। आप बेटा इसकी प्रेजेंटेशन, बाकी चीजें आप नेक्स्ट असाइनमेंट क्या करोगे, जितने प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स हैं उनकी सब कुछ कंप्लीट करके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की प्रेजेंटेशन भी बनाओ और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की प्रेजेंटेशन भी बनाओ। बेटा ठीक हो गया? बेटा मैं इसको पीसेस में लेके चल रहा हूं कि पहली कंसंट्रेशन सिर्फ अकाउंट पर थी, अब प्रेजेंटेशन पे आ रहा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है ना? हियर आफ्टर जो भी क्वेश्चन करेंगे आप उसको अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पूरी डिटेल के साथ। क्लियर है बेटा? फाइनल टॉपिक, लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या बेटा? स्पेसिफिक प्रोविजंस। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोविजंस। अब ये स्पेसिफिक प्रोविजंस क्या है, इनको देखिएगा प्लीज। ये बेटा स्पेसिफिक प्रोविजंस क्या बेटा? अच्छा बेटा, अब बस आखिरी टॉपिक में इतना काम करना है बेटा। इधर देखो, लास्ट जस्ट इतना काम है कि यार ये जो तुम प्रोविजन का कैरी डाउन बैलेंस बना रहे हो ना, ये वाला अभी तक आपने ये सिर्फ जनरल अनाउंस किया, जनरल प्रोविजन। मैक्सिमम कल हमने देखा था एजिंग ऑफ डेटर्स, कहता लेकिन एक स्टेप और आगे। जब आप अपना क्रिटिकली पूरे के पूरे रिसीवेबल्स को कंट्रोल अकाउंट के साथ पर्सनल अकाउंट को मैच करते हैं तो एक एक बंदा आपकी नजरों के सामने क्लियर होना शुरू। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, बेटा क्लियर है? इसमें कोई मसला तो नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जो डेटर्स के या रिसीवेबल्स के आपके पास टोटल बैलेंस है रिसीवेबल्स का। बेटा इधर देखना, जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए मेरे पास रिसीवेबल्स का, डेटर्स का एक टोटल बैलेंस है। इस टोटल बैलेंस की पूरी स्क्रूटनी, पूरा एनालिसिस मेरे पास वो कहां आता है बेटा? इन्हीं से मैं अपने पर्सनल लेजर्स को, पर्सनल लेजर्स को मैंने रिकंसाइल कर लिया, बराबर हो गए, बैलेंस बराबर। अब मेरे पास यहां पे मेरे कस्टमर्स के अकाउंट है, ए का, बी, सी, डी, ई, एफ, इस तरह से एक एक बंदे को क्रिटिकली डिटेल के साथ मुझे यहां पर तीन चीजों को बनाना डिटेल के साथ। एक कि इनके बीच में से गुड डेटर्स कौन से हैं, इनके बीच में से बैड डेटर्स कौन से हैं, और इनके बीच में से डाउटफुल डेटर्स। तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, गुड, बैड एंड डाउटफुल। बैड, इन्हीं को नाम देते हैं एडिशनल बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स। जो बैड हो गए हैं कहता उनको तो पहले निकालो, उनके लिए तो सीधी सीधी एंट्री है ना बेटा,
डेटर्स को डेबिट करो, रिसीवेबल्स को या डेटर्स को क्रेडिट करके उनको निकालो, उनको डेटर्स में से निकालो और डेटर के अकाउंट पे लो। तो मेरी बात को फॉलो करें। सो पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हम इनको एंट्री परफॉर्म कर लेते हैं जिसमें बैड डेट्स, डेबिट और रिसीवेबल्स या डेटर्स क्रेडिट, इनको निकालो। ये काम हम करते हुए आ रहे हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब सेकंड स्टेप पे इधर बेटा कहता भाई जो गुड डेटर्स हैं इन पर जनरल अनाउंस लो, और जो बैड या डाउटफुल है बेटा, सॉरी डाउटफुल, इनके ऊपर स्पेसिफिक प्रोविजन या अलाउंस। पुत्र बात समझ में आ रही है? चेयर पुत्र बात समझ में आई? दिल तो नहीं घबरा रहा? पक्की बात है? अब बेटा पहली बात, चलो यार डाउटफुल के ऊपर स्पेसिफिक अलाउंस समझ में आ रहा, रिस्क असेसमेंट की, पता चल गया यार ये वो लोग हैं जिनसे पैसे लेना मुश्किल हो रहे, ट्रेस आउट हो गए, अलहदा कर लिया, ये बात समझ में आ रही। लेकिन यार जो गुड डेटर्स हैं जिनके ऊपर कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, जो प्रॉम्प्टली पेमेंट्स भी कर रहे हैं, जो सॉल्वेंट हैं, जिनसे पैसे से का मामला बड़ा ठीक है, चीजें आपके पास अलाइन चल रही है, उनसे रिलेटेड जनरल अलाउंस क्यों? पहली बात बिल्कुल सही। पहली बात क्यों कर रहा हूं? देखो बीइंग अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बेटा मेरे लिए जो चीज मेरे लिए आप ये कहें कि अकाउंटेंट की बाइबल है बेटा, इधर उनको बोलते हैं IFRS। ये जो रेड बुक है ना बेटा, ये अकाउंटेंट्स के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स के लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई मुकद्दस किताब। उसमें ये बात लिखी हुई है, एक स्टैंडर्ड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, उसका नाम है IFRS 9। आपने 2 स्टैंडर्ड पढ़ने बल्कि 3 पढ़ने। IS 1 जो प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, IS 2 जो इन्वेंटरी से रिलेटेड है, IS 16 जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड है। ये 3 स्टैंडर्ड। लेकिन जो स्टैंडर्ड्स आपके पास वहां पे मेंशन है उनमें बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 से लेके 41 तक, बीच में से कुछ खत्म हो चुकी है, और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है उनको बोलते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। वो इस वक्त तक 1 से लेके 16 तक पब्लिश कर चुके हैं। तो बात समझ में आ रही है? उन्हीं में से एक IFRS है 9 जो रिलेट करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ये रिसीवेबल्स उसमें आते हैं। उसकी तरफ से एक रिक्वायरमेंट है, वो कहता है भाई चाहे गुड डेटर्स ही क्यों ना हो, तुम्हारे लिए लाजिम है कि तुम प्रोविजन लोगे। जब उसने कह दिया लाजिम है तो फिर लाजिम है। अब मेरी अपनी से खत्म, ये नहीं कहा कि प्रोविजन 5% की लेनी है, कहता मर्जी है तुम्हारी, तुम अपने असेसमेंट के मुताबिक देख लो कि कितनी प्रोविजन लोगे। 2% ले लो, 1% ले लो, 5% ले लो, 10% ले लो, लेकिन लोगे जरूर। हमने कहा सर प्रोविजन ले कैसे, कोई गाइडलाइन दे दे। कहता है क्रेडिट रिस्क के साथ एसोसिएट कर देखो कि क्रेडिट रिस्क कितना है। क्रेडिट रिस्क ध्यान में है ना?
क्रेडिट्स का मतलब क्या होता था कि अगर आप किसी को चीजें दे दें, पैसे दे दें, तो उससे वापस पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, क्वेश्चन मार्क, दैट इज क्रेडिट। तो चाहे लो ही क्यों ना हो, कहता है अलाउंस लेना लाजिम है। इसका मतलब अगर गुड डेटर्स भी हैं तो तब भी अलाउंस। अब ये तो थी वो बात कि जो सीधी सीधी बात उसने लाट मारा, उसने कहा ले ले। अब जस्टिफिकेशन क्यों लेना है यार, एहतियात कर। और सर लाजिम नहीं होता कि इंसॉल्वेंट हो, पैसे ना मिलने की 2 वजह और भी डिस्प्यूट का होता है, या आपके पास आपके रिकॉर्डिंग में मिसमैच आ जाना, कहते उस वजह से भी तो बैड डेट्स हो सकते हैं ना। तो आप ना इसके बीच में जनरल अलाउंस ले, पुत्र बात समझ में आ रही है? तो जनरल अलाउंस जैसे हम ले रहे हैं 2% 1% वैसे स्पेसिफिक अलाउंस कोई मसला नहीं बेटा, कस्टमर ट्रेस आउट हो गया, ए भी अच्छा है, बी भी, सी भी, डी खराब। प्रॉब्लम क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। अभी बैड डेट में नहीं कन्वर्ट हो, डाउटफुल में चला गया, चीजें डाउटफुल होगी। कैसे कि यार ये जो आपके पास डेटर है ये फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है, कैश फ्लो से इश्यू आ रहे हैं, टाइम पर पेमेंट नहीं कर रहा। हमने कहा ठीक है, तो कहता है यार इससे रिलेटेड अब तुम अपनी असेसमेंट करो। हमने कहा सर इसका क्रेडिट रिस्क 60% हो चुका है। अच्छा, अगर 60% हो चुका है तो उसका मतलब है कि 60% चांस है कि पैसे नहीं है, अभी 100% नहीं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। तो कहता है पहली बात डी के बैलेंस को लाया करो, देखो कितने पैसे लेने हैं डी से। सर डी से 10,000। टोटल डेटर्स कितने के हैं जी? टोटल डेटर्स 92,000। तो 10,000 को लगा कर 82,000 को लगा कर 82,000 पे वही 2, 3, 4% ले लेना। लेकिन इस 10,000 के ऊपर 60% की प्रोविजन लो, जो स्पेसिफिक प्रोविजन। तो पुत्र बात समझ में आ गई? अब अगर हम 5% की प्रोविजन ले रहे हैं तो 82,000 टोटल डेटर्स कितने बेटा? 92,000। 82,000 पे 5% और 10,000 के ऊपर 60%, दोनों को ऐड कर लेंगे क्लोजिंग प्रोविजन। इनिशियल रिकॉर्डिंग में कोई इशू नहीं, बिल्कुल एजिंग ऑफ डेटर्स की तरह कि इसके ऊपर 1% लगा लो, इस पे 2% लगा लो, इस पे 10% लगा लो, इस पे 40% लगा लो। ई के साथ भी मसला था, ई के ऊपर भी कर लो। एफ के साथ भी मसला था, एफ के ऊपर भी स्पेसिफिक भी ले लो। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? अब वो क्या करता है, आपका एग्जामिनर आपको डाटा इस तरह से देता है, पर्सनल अकाउंट का डाटा देकर, जो तो सही होंगे ना उनको लिखेगा अदर्स डेटर, वो गुड डेटर्स को नाम दे देता है अदर्स डेटर, और जिनके साथ कुछ मसले चलते हैं ना उनके नाम देता है। वो ऐसे ना डेटर्स को ऐसे आपको देगा ए बी सी डी और नीचे दे देगा अदर्स, अगर अच्छा एग्जाम हो। अगर थोड़ा सा ट्रिकी हुआ तो डेटर का टोटल बैलेंस देगा और बताएगा इस डेटर के बैलेंस में ये बंदा जो है ना, इसने हमारे इतने पैसे देना है, इनके साथ मसला है, तो कोई मसला नहीं, हम खुद अदा करें। तो मेरी बात को फॉलो करें। अब जिनके ऊपर जनरल अलाउंस लेना है जनरल अलाउंस ले लें, जिनके ऊपर स्पेसिफिक अलाउंस लेना है स्पेसिफिक अलाउंस ले लें, दोनों को ऐड कर लें क्लोजिंग प्रोविजन में। प्रोविजन के अकाउंट में बिल्कुल ऐसे जैसे अभी हमने क्लोजिंग बैलेंस लिखा वैसे क्लोजिंग बैलेंस लिख लेंगे, बाकी काम से क्लियर या नहीं? ये पहला फर्स्ट इनिशियल रिकॉर्डिंग कोई इशू, मसला है सेकंड। अब ना ये वो बंदा जो हाईलाइट हो चुका है, अब फिर हम इसको बड़ी स्पेशल केयर देंगे क्योंकि इसके लिए 6,000 रुपए की अलग से प्रोविजन बनाई थी हमने। अब आगे बेटा आपके पास आपकी 3 पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी ये, आपने तो इसको कह दिया क्रेडिट इज 60% है, लेकिन बंदा अच्छा था, उसने जैसे तैसे करके पूरे 10,000 रुपए वापस। और बात समझ में आ रही है? प्रोविजन कितनी नहीं थी? 6,000 की। अब बेटा ये मजे की चीज है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बन जाएगा जैसे वो मोटरसाइकिल वाली प्रोविजन, रिपेयर वाली 2,000 की प्रोविजन। साथ ही बात, अच्छा 6,000 की प्रोविजन ली थी, मुफ्त में मोटरसाइकिल ठीक हो गया, सारी किस पे कन्वर्ट कर दो, वापस रिवर्स कर।
अच्छा यार, हमने तो 6000 रुपए बैड डेट्स के ऊपर बात की थी कि 6000 के बैड डेट्स होंगे, एक्चुअली 5000 के होंगे। हमारा ख्याल था कि 6000 होंगे और हमने 6000 को एक्सपेंस बना दिया। एक्चुअली कितना हुआ? 5000 रुपए बच गए। कोई मसला नहीं, देख लेंगे कैसे। ये भी हो सकता है कि हमने कहा था कि 6000 नहीं मिलेंगे, उसने हमें कुछ भी नहीं दिया, सारा ही बैड हो। बेटे मेरी बात को फॉलो करें। तो 3 केस, एक प्रोविजन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, एक कम जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम बैड डेट्स हैं, एक जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा बैड डेट्स। यू गॉट द पॉइंट? यस सर। ये इसकी 3 प्रपोजिशन है। आज मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि आने वाले जो मेरे बच्चे हैं उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही। आगे के न्यूमेरिकल के ऊपर ये चीज कंक्लूड हो जाएगी इसके तीनों सॉल्यूशन के ऊपर कि इसके अंदर हमने एंट्री क्या करनी है। ठीक है, कल लेके चलूंगा, मुझे नेट पे आ जाओ। सॉरी बेटा, जो ऑनलाइन है बेटा, वेरी सॉरी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, मैं इसको रिस्टोर करवाता हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज सर।